अब आप भी जान सकेंगे कि जिले में शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आज खास बातचीत में जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली कुलदीप गैरोला ने कही शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की। जाता वो दिए की तरह है, कई जीवन रोशन कर जाता है। इस तरह से हर शिक्षाविद समाज में अपनी भूमिका निभा जाता है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज आपको हम दिखा रहे हैं जनपद चमोली के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हम आए हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान स्वरूप बने हैं, हमारे जनपद के जो जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमान कुलदीप गैरोला जी, जो कि काफ़ी सराहनीय व्यक्तित्व आज ज़िले में है। और एक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे तमाम तरह के जितने भी शिक्षा जगत के कार्यक्रमों को बेहतरीन रूप से जो संचालित करते हैं, तो वो हमारे सर श्रीमान कुलदीप गैरोला जी हैं। तो आज आपको हम रूबरू करवाएंगे और जनपद में किस तरीके से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, कौन कौन से वर्तमान जो प्रकरण है उनसे संबंधित हम आज खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। जी धन्यवाद। तो अब आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ। हमारे साथ बने हैं जो जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सर वर्तमान समय में हम देख रहे हैं तमाम तरह के कार्यक्रम शिक्षा विभाग जनपद में करते आया है। और आज एक प्रतिभा से संबंधित जो कार्यक्रम था जनपद में काफ़ी अच्छा रहा है सर। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा सर? देखिए, प्रतिभा दिवस एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम पूरे प्रदेश में मनाते हैं और आज हमारे जनपद में भी हम इसको आयोजित करते हैं। प्रतिभा दिवस के दिन बच्चों को एक अवसर होता है कि वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। कोई बच्चा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई योग्यता है, कोई विज्ञान में अच्छा है तो कोई गणित में अच्छा है तो कोई खेल में अच्छा है तो कोई कला में अच्छा है, इसलिए सब बच्चों में किसी न किसी तरह की योग्यता है। तो आज का दिन उनको मौका देता है कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें जिस भी क्षेत्र में करना चाहते हैं। साथ ही आज के दिन हम आमंत्रित करते हैं अभिभावकों को। जैसे आज इस बार प्रतिभा दिवस में हमने माताएं विशेष रूप से आमंत्रित की। मैं खुद 2 विद्यालयों में गया था, राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मल्लारी बालखिला। तो दोनों विद्यालयों में बड़ी संख्या में माताएं भी थीं और बच्चे भी थे और अन्य लोग भी थे। तो यहाँ तक कि बच्चे तो कार्यक्रम करते ही हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। हम प्रतिभा दिवस के दिन माताएं भी अपनी प्रतिभा दिखाती हैं, तो उनके बच्चों को भी अच्छा लगता है कि वो उनकी माताओं को जो अवसर प्राप्त नहीं हुआ कभी जीवन में, वो अवसर विद्यालय उनको प्रदान कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा में जो महिला मंगल दल की महिलाएँ हैं, उन्होंने पहाड़ी झुमेलो नृत्य और अन्य प्रकार के कार्यक्रम किए। इसी तरह से राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो बालखिला मलारी है, उसमें महिलाओं ने, जब मैं गया तो खुद ही महिलाएं ढोल और जो उसके साथ दमाऊ होता है उसे महिलाएं बजा रही थी और महिलाएं उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने गाने गाए। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ सूचना इंडिया में हमारे दर्शक हमसे बने हैं सर। तो हमारा सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जितने भी अशासकीय विद्यालय जिले में संचालित किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं जब भी अशासकीय विद्यालयों में भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं कि कुछ तो मेरिट्स में आते हैं और कुछ मेरिट में नहीं आ पाते हैं। और फिर वहाँ पे लोग RTI तमाम तरह की मतलब गतिविधियाँ वहाँ पे करते हैं। और कई बार ऐसे प्रकरण सामने आते हैं कि किसी का तो सिलेक्शन हो पाता है और किसी का मेरिट में आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता सर। तो ये तमाम तरह की समस्याओं का कारण क्या है सर? देखिए, अशासकीय विद्यालयों में जो वित्त मान्यता प्राप्त हैं, उनमें जो चयन की एक प्रक्रिया है जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, फिर मेरिट बनती है और हम टॉप से 7 बच्चों को चुनते हैं, उनमें से अभ्यर्थियों को चुनते हैं और उनकी लिस्ट को NIC की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं, ताकि जो सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ताकि अगर किसी की मेरिट ठीक से न बनी हो या किसी का कोई मेरिट में कोई चीज़ अंकना में छूट गई हो तो लोग बता सकें। उसके बाद जब कोई ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं तो उसको हम दूर करके और उस लिस्ट को दोबारा से फाइनल करके डाल देते हैं। तब हम टॉप 7 को डालते हैं और टॉप 7 अंकित कर देते हैं कि ये टॉप 7 लोग हैं। और टॉप 7 को ही जो हमारा एक्ट और उसके विनियम है उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आज जो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि इंटरव्यू के अंक बहुत कम है, 5 अंक हैं, बाकी मेरिट है। और मेरिट भी एकेडमिक मेरिट है, उसमें कोई किसी तरह का अनुभव वगैरह नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को 5 नंबर के अंतर्गत ही इंटरव्यू होता है और उसमें भी कंडीशन है कि अगर किसी को आपने 2 नंबर या 2 से कम नंबर दिए तो आपको बताना पड़ेगा क्यों इस कैंडिडेट को चयन समिति ने 2 नंबर दिए, या 2 नंबर 4 नंबर या 4 से अधिक नंबर दिए क्योंकि केवल 5 नंबर दिए जाने, फिर बताना पड़ेगा क्यों ये कैंडिडेट को आपने ज़्यादा नंबर दिए। तो अब क्योंकि ये चयन समिति का मसला है और
यद्यपि उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो वो इंटरव्यू में वो कितने अंक देते हैं उसके आधार पर चयन होता है। तो इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जहाँ पर 2-3 नंबर का अंतर हो, तो कोई कैंडिडेट 1 नंबर पीछे है, कोई 1 नंबर आगे है, तो वो आगे पीछे मेरिट में हो सकता है। तो वास्तव में जो चयन है वो इंटरव्यू में केवल 5 नंबर है, तो 5 नंबर के अंतर्गत ही जो अंतर आता है चयन में, वो आता है, वो निर्भर करता है चयन समिति पर। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें जो मुख्य जो भूमिका में रहती है वो चयन समिति ही रहती है शासकीय विद्यालय के प्रकरण को लेकर। सर, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जनपद में कुछ तो सरकारी विद्यालय बेहतरीन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी देखने को मिल रहा है कहीं प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या बहुत घट चुकी है और सरकार की वहाँ पर तमाम तरह की सुख सुविधाएँ तो पूरी देती रहती हैं, और कुछ विद्यालय जो है ये मापदंडों से भी नीचे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं सर। तो इनकी बेहतरी के लिए, इनके सुधार के लिए आपकी क्या राय है सर? देखिए, सरकार का शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, और इसीलिए शिक्षा के लिए बजट व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है, और लगातार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम सारे विद्यालयों में फर्नीचर देंगे, सारे विद्यालयों में आईटी की फैसिलिटीज़ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कमी नहीं है। जहाँ पर कमी होती है तो सरकार का ही एक अंग जिला है, और जिले की योजना से भी उसको पूरित किया जाता है। तो शिक्षा के लिए वर्तमान में बड़ी खुशी की बात यह है कि फंड्स की कमी नहीं है। हमारे लिए ये समस्या नहीं है कि कहीं पर कमरा नहीं है, कहीं पर बिल्डिंग में दिक्कत है, तो हम देर सवेर उसको बनाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही संख्या घटने की, हाँ ये ठीक है कि पिछले कुछ समय में सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटी है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि जैसे गाँवों से लोग नौकरी के लिए बाहर निकल गए हैं, तो गाँव में हमारी जो ज़्यादातर स्कूलों में जो संख्या घटी है वो गांव के स्कूलों में घटी है, चाहे देहाती स्कूलों में घटी है। तो लोग परिवार सहित कई बार नौकरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उसके कारण भी उस पर असर है। और शिक्षा में और कई तरह के और विद्यालय भी आ गए हैं, तो वो उसका भी असर पड़ता है। लेकिन इस साल बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विद्यालयों में बड़ी संख्या में नामांकन हुआ है। हमने लगा एक प्रवेश उत्सव भी चलाया है, जिसमें लोगों को बताया कि सरकारी स्कूल में बहुत ट्रेंड अध्यापक होते हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत चयन होकर आते हैं, तो उनकी योग्यता बड़ी जो सिद्ध होती है। तो ऐसे विद्यालयों में लोगों को अपने बच्चे भेजने चाहिए। तो हमारे विद्यालयों में इस बार संख्या बढ़ी, और हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी कायम रहेगा। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक चयन प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, और निश्चित ही इसका एक हम स्वरूप जो है समाज में देखेंगे। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यह है कि अभी वर्तमान समय में कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति, और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड ने भी नई शिक्षा नीति को लागू किया है। तो वर्तमान समय में अभी जिले में नई शिक्षा नीति के किन किन पहलुओं पर कार्य चल रहा है सर? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, जो आज की तारीख में जिसे आप नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, और बहुत ही क्रांतिकारी नीति है। इस नीति की बड़ी विशेषता ये है कि ये बात कर रही है कि सिस्टम बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, प्रक्रियाएं बने, और साथ ही साथ उनको रेगुलेशन के लिए भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हों। तो नीति सब तरफ से शिक्षा को सपोर्ट करने जा रही है, और इस बात में जोर दिया गया है कि हमें भारत के ज्ञान को आगे लाना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी हमारी एक विरासत है, जिसमें शिक्षा को हम सदियों से और हजारों वर्षों से महत्व देते आए हैं। तो नई शिक्षा नीति के विभिन्न जो हस्तक्षेप हैं वो हम लागू कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जितने प्रशिक्षण हैं वो अब नई शिक्षा नीति को लेकर है। नई शिक्षा नीति की अपेक्षा है कि बच्चों के अंदर समस्या समाधान के गुण विकसित हों, आप अच्छे समाधानकर्ता बने, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो कृषि करें, चाहे वो वैज्ञानिक बने, तो उनके अंदर समस्याओं को समाधान करने की क्षमता हो। तो उसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। अभी ये भी चल रहा है कि हम प्रारंभिक स्तर पर प्री प्राइमरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ियों को और जो ईसीसी केंद्र चल रहे हैं उनको विद्यालयों के साथ जोड़ के उनमें विधिवत एक शिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा, उनकी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप। तो इस तरह से आईटी में आप देख रहे हैं कि स्कूलों में लगातार आईटी की सुविधाएं बढ़ रही हैं। जो सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे आईटी फ्रेंडली बने, हम एक आईटी में महाशक्ति हैं भारत। साथ ही हमने कोडिंग, जो आईटी जो नई शिक्षा नीति कहती है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए, तो हमने अपने जो हमारी वार्षिक योजना है उसमें कोडिंग को एक हस्तक्षेप के रूप में लिया है कि हम अभी अध्यापकों को ट्रेन करेंगे, अध्यापक बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो अगले आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो कोडिंग बच्चे इंजीनियरिंग में जाकर सीखते थे, वो कोडिंग हम स्कूल सिस्टम में सिखा रहे होंगे। तो ये नई शिक्षा नीति की बड़ी देन है देश के लिए, और बहुत ही प्रगति इससे होने वाली है।
तो सर हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सर कि वर्तमान समय में आप हमारे जनपद में एक मुख्य भूमिका में हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं सर यहाँ पर जनपद में। तो इस जनपद की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा और बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है। तो मैं इसका एक मतलब जवाब देना चाहूँगा, आपको उत्तर देना चाहूँगा कि आपको सुनकर खुशी होगी कि ये बात आपकी सच है कि हम शैक्षिक गुणवत्ता कहते हैं, लेकिन गुणवत्ता आएगी कैसे और कैसे हम जानेंगे कि गुणवत्ता आई भी है। तो मैं इन दोनों बातों पर विश्वास करता हूँ कि जो चीज़ नापी जा सकती है, मापी जा सकती है, वही कही जा सकती है कि काम हुआ है। तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि हर महीने बच्चों का एक जनरल नॉलेज टेस्ट होगा 9 से 12 का। यद्यपि हमारे अध्यापकों ने और वो इतने खुश होकर प्रिंसिपल्स ने इसको 6 से प्रारंभ कर दिया है। तो इस जनरल नॉलेज टेस्ट में हम उन्हें कुछ सामान्य ज्ञान की चीज़ें पूछ रहे हैं, खेल के संबंध में, साहित्य के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, रीजनिंग उसका एक पार्ट होगा। मैं अर्ली मैथमेटिक्स जो गणित के छोटी संख्या के मूल संक्रियाएँ हैं, जोड़ना, घटाना, भाग, भिन्न, दशमलव, वर्गमूल, इस तरह की चीज़ें उसमें आएंगी। और साथ ही उसके बाद बच्चे जो हैं हमारे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे। तो मैंने अनुमान लगाया कि अगर हम इसका आज 9 से आज से शुरू कर रहे हैं तो 12वीं पास करते करते बच्चा 45 बार ऐसी परीक्षा दे चुका होगा। अभी हमने परीक्षा कराई है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 30 प्रश्न का हमारा प्रश्न पत्र है और बच्चों ने उसमें 25 और 26 प्रश्न अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने। इसका मतलब हमारे बच्चों की जो जानकारियाँ हैं वो बड़े ऊंचे स्तर की हैं। तो हम धीरे धीरे अब हम इसको आगे जाकर देख पाएंगे। आज हमने एक टेस्ट लिया है, अगले आने वाले समय में जब ये टेस्ट की प्रगति होगी तो बच्चे उसके लिए तैयारी करेंगे। स्कूल में भी हम ये देखेंगे जिन क्षेत्रों में बच्चों ने इस परीक्षा में ठीक नहीं किया उसमें हम स्कूल में एक सपोर्ट, एक क्लास जनरल नॉलेज की चलाएंगे जिसमें हर एक टीचर को एक वादन मिलेगा हफ्ते में और वो बच्चों को जनरल नॉलेज, वो इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, ये चीज़ें हम बता रहे होंगे। तो इससे बच्चों का अब हम आगे जाकर हमारे पास एक आज का टेस्ट है, भविष्य के टेस्ट हमें बताएंगे प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। एक तो तरीका हमने आपको ये बताया। दूसरा, हम खेल के लिए भी यही कर रहे हैं कि खेल के लिए सतत अभ्यास ज़रूरी है। तो हम स्कूल में इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लैब हमारी बहुत देर में खुलती थी, हमने कह दिया है कि लैब जो है हर दिन खुलेगी। बच्चे जाकर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, बताएंगे जिस तरह से लाइब्रेरी करती है उसी तरह से लैब के लिए रजिस्टर मेंटेन होगा। 2 लाइब्रेरी बहुत अच्छी जनपद में जिलाधिकारी चमोली श्री जो हिमांशु खुराना साहब हैं IAS, उनके प्रयास से, उनके ही द्वारा प्रदत्त धनराशि जनपद से बने हैं। तो इन लाइब्रेरियों के माध्यम से हम एक लाइब्रेरी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, पढ़ने की इन्वायरमेंट क्रिएट। हमने अपने प्लान में ये कोशिश की है कि हम विभिन्न स्कूलों से बच्चों के साथ प्रतियोगिता करा के हमको यहाँ लाइब्रेरी में लाएंगे। 2 दिन वो यहाँ रुकेंगे बच्चे, उनसे यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो यंग ऑफिसर हैं, खास करके IAS, PCS, इवन जो छोटे जो टेस्ट में निकले हैं, इवन वो पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, छोटी सर्विसेज वाले हो सकते हैं, वो बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे किस तरह से तैयारी होती है। ऐसे ही एक लाइब्रेरी डाइट में बनी है, वहाँ भी यही काम होगा। तो इस तरह से हमने विज्ञान के लिए एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे टीचर्स स्कूल में जाके अलग अलग जगह हमें ग्रुप बनाएंगे और वो स्कूल में जाकर 2 दिन वहीं रुककर लगातार विज्ञान के प्रयोग कराएंगे। पहले दिन वो प्रयोग कराएंगे, दूसरे दिन बच्चे विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रदर्शित करेंगे उनकी गाइडेंस में। एक और कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि संस्कृति का संरक्षण हम विद्यालयों के माध्यम से करना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। आज मैं जिस कार्यक्रम में था उसमें महिलाएँ ढोल बजा रही थीं और दमाऊ बजा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब ये सीन देखने को नहीं मिलता क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें न गाँव में बहुत कम हो रही हैं। तो हमने विद्यालयों में जो एक पहाड़ी बैंड बनाने की सोची है जिसमें हम विद्यालयों को इस तरह की जो वाद्य सामग्रियाँ हैं वो देंगे, प्रोफेशनल से उन्हें ट्रेन कराएंगे। तो धीरे धीरे हमारे बच्चे इस सब चीज़ों में देखेंगे कि उनके कल्चर की तरफ वो आकर्षित होंगे और हमारी संस्कृति के संरक्षण भी बल मिलेगा। तो इस तरह से हम लगातार कोडिंग, हमने बताया कोडिंग हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ बात की है जिसमें टीचर्स को ट्रेन करेंगे और वो बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो हमारे पास पैमाना होगा कि पहले बच्चे कोडिंग नहीं जानते थे, आज कोडिंग जानते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो हम गुणवत्ता पर लगातार इस तरह से काम करते जाएंगे। जी। तो काफ़ी अच्छी बात आपने कही और कहते भी हैं किसी भी समाज में बदलाव ना तो राजनीतिक रूप से आता है ना सांस्कृतिक रूप से आता है। सबसे बड़ा बदलाव यदि किसी समाज में करना है तो वो आता है शैक्षिक रूप से। और निश्चय एक अग्रदूत आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारे जनपद के लिए साबित होंगे। और बहुत ही काफ़ी अच्छी बात आपने कही सर। मैं सूचना इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा प्रगतिशील खबरों के साथ आते हैं
जो सकारात्मक बातें शिक्षा में हो रही हैं उन बातों को लेकर आप उत्साहित रहते हैं कि लोगों को बताया जाए कि सरकारी सिस्टम में और सरकारी विद्यालयों में सरकार क्या प्रयास कर रही है। इसमें आप समर्थन देते हैं हमारे प्रयासों को और उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही इसके जो जागरूक संवाददाता हैं नरेंद्र रावत, वो बहुत शिक्षा को लेकर उनके विचार और वो जो उनके लिए उनका समर्पण है कि शिक्षा में अच्छा हो और वो भी इसमें एक सहयोगी बने, तो मैं श्री नरेंद्र रावत का उनकी जो धनात्मक पत्रकारिता है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।